तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और चुनाव आयोग की पूरी कार्रवाई को सीधी चुनौती दी है। उनका आरोप है कि बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम बिना उचित प्रक्रिया के और बिना पर्याप्त कारण बताए हटा दिए गए हैं। ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का मामला है जिसकी बुनियादी ही मताधिकार पर टिकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वोट का अधिकार ही वो ताकत है जो आम नागरिक को इस लोकतंत्र में सरकार चुनने का हक देती है। और जब इस अधिकार पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो ये पूरे लोकतंत्र पर सवाल बन जाता है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों के बाद सरकार बदल गई, लेकिन चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चली थी जिसका नाम था SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का गहन पुनर्निरीक्षण किया गया और इसी पुनर्निरीक्षण के दौरान लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। 27 लाख का मतलब है लगभग एक मध्यम आकार के शहर की पूरी आबादी। ये किसी छोटे राज्य की कुल मतदाता संख्या के बराबर है। इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। अब अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें उन्होंने संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का हवाला दिया है। पहला है अनुच्छेद 14 जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। दूसरा है अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कुछ अन्य मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। और तीसरा है अनुच्छेद 326 जो वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने का संवैधानिक अधिकार देता है। इन तीनों अनुच्छेदों का हवाला देकर के अधीर रंजन चौधरी ने यह तर्क रखा कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया इन सभी अधिकारों का उल्लंघन है और इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के पक्ष की। चुनाव आयोग का कहना है कि SIR एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और विश्वसनीय बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं, स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं, ऐसे लोगों के नाम हटाए जाते हैं जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं और जो अपात्र पाए जाते हैं। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वो वोटर लिस्ट तैयार करें और उसे संशोधित करें। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल ही में एक फैसले में चुनाव आयोग के इन अधिकारों को मान्यता दी है। अब असली सवाल यहां से शुरू होता है कि अधीर रंजन चौधरी की मुख्य चिंता यह है कि नाम हटाने की जो प्रक्रिया है क्या उसका सही ढंग से पालन हुआ है, यानी प्रक्रिया के मानकों को छोड़ दीजिए, क्या जमीन पर वो प्रक्रिया लागू हुई या नहीं। क्योंकि नियम के मुताबिक अगर किसी मतदाता का नाम हटाया जाना है तो पहले उसे एक कारण बताओ, नोटिस जाना चाहिए, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए, उसे ये बताना चाहिए कि क्यों उसका नाम हटाया जा रहा है और तब जाकर के अंतिम फैसला होना चाहिए। ये स्वाभाविक न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन आरोप यह है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम बिना कोई नोटिस दिए, बिना उन्हें बात रखने का मौका दिए ही हटा दिए गए। और जब चुनाव का समय आया तब उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। अब इस प्रक्रिया पर एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि SIR हमेशा चुनाव से पहले, ठीक पहले ही क्यों की जाती है। अगर वोटर लिस्ट को स्वच्छ बनाना ही है तो ये काम साल भर पहले क्यों नहीं किया जाता है, ताकि अगर किसी का नाम गलती से हट भी जाए तो उसके पास अपील करने का, सुधार करवाने का पर्याप्त समय हो। चुनाव से 2 महीने पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया कराने का मतलब यह है कि अगर किसी का नाम हट गया तो वो उस चुनाव में वोट नहीं डाल पाएगा और जब तक उसका नाम बहाल होगा अगला चुनाव आ जाएगा। ये बहुत बड़ी विसंगति है दोस्तों। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार में जो SIR हुई थी उसमें कुछ खास तरीके अपनाए गए थे। माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे, पुलिस ऑब्जर्वर भेजे गए थे, लेकिन ये सब तरीके सिर्फ बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में देखे गए हैं जहाँ सत्ता और विपक्ष के बीच एक खास तरह का संघर्ष चल रहा है। बाकी राज्यों में ये तरीके नहीं अपनाए गए। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि महाराष्ट्र में जब स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो वहां चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव बहुत करीब है, इसीलिए SIR अभी नहीं हो सकती। लेकिन बंगाल में चुनाव करीब होने के बावजूद कहा गया कि चुनाव है, इसीलिए SIR ज़रूरी है। यानी एक ही तर्क के 2 अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। एक राज्य में चुनाव होने का मतलब है SIR नहीं करना और दूसरे राज्य में चुनाव होने का मतलब है SIR जरूरी करना।
ये असमानता क्यों है? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है तो इससे ये संदेह पैदा होता है कि शायद चुनाव आयोग की प्रक्रिया एक समान नहीं है। शायद वो राज्यों के राजनीतिक समीकरणों को देख करके अपने फैसले बदलता है। ये आरोप बहुत गंभीर है और इसका जवाब मिलना जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं उस नई कैटेगरी की जो बंगाल में पहली बार बनाई गई है। इसका नाम है हाउटफुल वोटर, यानी कि संदिग्ध मतदाता। इस कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जो वोटर लिस्ट में तो हैं, जीवित भी हैं, मतदान के योग्य भी हैं, लेकिन किसी तकनीकी त्रुटि या किसी और कारण से उन्हें संदिग्ध मान लिया गया है और उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। ये कैटेगरी अपने आप में बहुत समस्याग्रस्त है, क्योंकि लोकतंत्र में या तो कोई व्यक्ति मतदाता है या नहीं है, बीच में कोई रास्ता नहीं हो सकता दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में है तो उसे वोट देने का पूरा अधिकार है, और अगर वो किसी कारण से अयोग्य है तो उसका नाम लिस्ट से हटाया जाना चाहिए। लेकिन यह कैटेगरी एक नया प्रयोग था जो बहुत से लोगों के मताधिकार को प्रभावित कर गया। इस संदिग्ध कैटेगरी के मामलों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 19 ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश भी दिया था। अब जरा गणित देखिए, 19 ट्रिब्यूनल और 27 लाख मामले। इन ट्रिब्यूनलों की काम करने की रफ्तार इतनी धीमी है कि वो 15,000 मामले का भी सत्यापन समय पर पूरा नहीं कर पाए। अब सोचिए कि अगर इस रफ्तार से काम चलता रहा तो 27 लाख मामलों को निपटाने में कितने साल लगेंगे? 5 साल, 7 साल, 10 साल, और इस दौरान कितने लोगों की मौत हो जाएगी, कितनों का स्थान बदल जाएगा, कितनों का जीवन ही बदल जाएगा। ये व्यवस्थागत विफलता है दोस्तों। ये सीधे सीधे मताधिकार से वंचित कराने का तरीका है, चाहे वो जानबूझ करके हो या लापरवाही से हो, परिणाम वही है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के बड़े मायने की। अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है तो उसके सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता यह है कि वो पारदर्शी प्रक्रिया और स्वाभाविक न्याय के पक्ष में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे। इससे भविष्य में चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में संशोधन के दौरान अधिक कठोर और पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी होगी। हर मतदाता को कारण बताओ नोटिस मिलेगा, अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, और तब जाकर के कोई फैसला होगा। इससे मतदाताओं के अधिकार की रक्षा होगी और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। दूसरा रास्ता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय याचिका पर विचार करे और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ही सही ठहराए। इस स्थिति में चुनाव आयोग के अधिकार और मजबूत होंगे, लेकिन इसके साथ ही मतदाताओं के मन में संदेह भी बढ़ेगा कि क्या वाकई उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है, और यह संदेह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया हर राज्य में होती है, अलग अलग समय पर होती है, और अगर इसमें कोई व्यवस्थागत खामी है तो वो हर जगह असर डालेगी। बिहार में पहले ही ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जहां मृत बताए गए लोग वास्तव में जीवित निकले। इन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में पेश भी किया गया, लेकिन तत्काल कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं हो सका। ये दिखाता है कि व्यवस्थागत समस्या बहुत गहरी है और इसका समाधान बहुत सोच समझ कर करना होगा। अब बात करते हैं संविधान के नजरिए की। हमारा संविधान हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है, और जब किसी एक व्यक्ति का भी ये अधिकार छीना जाता है तो ये संविधान का उल्लंघन है। अगर 27 लाख लोगों के अधिकार छीनते हैं तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। ये जिम्मेदारी एक नागरिक के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी करोड़ों नागरिकों के लिए है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस जिम्मेदारी को निभाएगा? क्या वो आम नागरिक के मताधिकार की रक्षा करेगा, या चुनाव आयोग के फैसलों को बिना सवाल के स्वीकार करेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की भूमिका की। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। यह अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन ये अधिकार किसी संस्था को निरंकुश नहीं बनाते। हर संवैधानिक संस्था की एक जवाबदेही होती है, और चुनाव आयोग की जवाबदेही उसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता में दिखती है। अब अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठते हैं, अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानक अपनाए जाते हैं, अगर एसआईआर का समय राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से तय होता है, तो यह आयोग की विश्वसनीयता को कम करता है।
और जब किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता कम होती है तो पूरा लोकतांत्रिक तंत्र कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे मामले के व्यापक मायनों की। पहली बात ये दिखाता है कि लोकतंत्र में हर प्रक्रिया का पारदर्शी होना जरूरी है। अगर प्रक्रिया छिपी हुई है, अगर लोगों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो उनका भरोसा कम होगा। दूसरी बात ये दिखाता है कि न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। जब अन्य संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती हैं, तब न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है और संविधान की रक्षा करनी पड़ती है। तीसरी बात ये दिखाता है कि सक्रिय विपक्ष का होना कितना जरूरी है। अगर विपक्ष चुप रहता है, अगर अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते हैं, तो शायद ये मुद्दा यूं ही दब जाता। चौथी बात यह दिखाता है कि आम नागरिकों की जागरूकता कितनी आवश्यक है। अगर मतदाता खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, अगर वो समय समय पर वोटर लिस्ट चेक करेंगे, तो ऐसी समस्याओं की पहले ही पहचान हो सकेगी। पांचवी बात यह दिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। दोस्तों, सरकार की, विपक्ष की, मीडिया की, न्यायपालिका की, चुनाव आयोग की और सबसे ज्यादा आम नागरिक की। अगर सब अपनी अपनी भूमिका सही से निभाएं तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और अगर कोई एक भी पीछे हटेगा तो दरारें पड़ने लगेंगी। अब इस पूरे विवाद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर नागरिक को अपने आप से पूछने चाहिए। पहला सवाल यह है कि क्या आपने हाल ही में अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया है? अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि कब किसका नाम लिस्ट से हटा दिए जाए ये पता ही नहीं चलता। दूसरा सवाल, क्या आप अपने मताधिकार के महत्व को समझते हैं? ये सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये सरकार चुनने का अधिकार है, अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है और देश के भविष्य को आकार देने का अधिकार है। तीसरा सवाल, क्या आप ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर अपने मित्रों के बीच, अपने परिवार में इन मुद्दों पर बात करते हैं? क्योंकि जागरूकता तभी फैलती है जब लोग बात करते हैं। चौथा सवाल, क्या आप जागरूक मतदाता हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र का सांसद कौन है, विधायक कौन है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, क्या वो उन्हें निभा रहे हैं? ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पांचवा सवाल, क्या आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं? सिर्फ शिकायत करना काफ़ी नहीं है, कुछ ठोस कदम भी उठाने होंगे, चाहे वो वोट डालना हो, चाहे वो जागरूकता फैलाना हो, चाहे गलत बातों के खिलाफ आवाज़ उठाना हो। अब अंत में कुछ बातें जो हम सबको याद रखनी चाहिए। पहली बात, हमारा संविधान हमारे अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन इन अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब निरंकुशता नहीं होता। हर संस्था की जवाबदेही होती है। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। उसकी भूमिका सिर्फ कानूनी विवादों को सुलझाना नहीं है, बल्कि संविधान के मूल्यों को बचाना भी है। चौथी बात, एक भी नागरिक का मताधिकार छीनना संविधान का उल्लंघन है, इसीलिए हर मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, चाहे वो एक व्यक्ति का हो या 27 लाख का हो। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र की मजबूती सिर्फ चुनाव के दिन तय नहीं होती, ये हर दिन के व्यवहार से तय होती है। हर दिन हम सबको लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सजग रहना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, जवाब मांगने चाहिए और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये बात यही समाप्त करता हूं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़ करके जाता हूं। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया सही थी? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया सभी राज्यों में एक समान होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि नाम हटाने से पहले हर मतदाताओं को कारण बताओ नोटिस भेजना चाहिए? क्या आपको लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव से पहले होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो और अगर ये विश्लेषण ने आपको कुछ नई जानकारी दी हो, तो अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जब जानकारी फैलती है तो जागरूकता बढ़ती है और जागरूकता बढ़ती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने मताधिकार की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।